ओम वंदे गौ मातरम। मित्रों, कब्ज या कॉन्स्टिपेशन जिसका आप लोगों ने सालों इलाज करवा लिया है, यानी कि आपने बहुत सारे चूर्ण आदि खा लिए, जो भी चूर्ण आपको जिसने बताया जैसा बताया वैसा खा लिया। उसके बाद एनिमा भी ले लिया, एलोपैथिक, होम्योपैथिक, आयुर्वेदिक सारी पैथियाँ ट्राई कर ली, यूनानी वगैरह जो भी आपको मिला सब आपने ट्राई कर लिया। जिसने जो उपाय बताया वो भी किया, छोटे छोटे वीडियो देख के आपने बहुत कुछ समाधान करने की कोशिश की। और उसके बाद आपने एक्यूप्रेशर जो हम बताते हैं, कलर थेरेपी, वो भी आपने ट्राई कर लिया, पर आपको समाधान नहीं मिला है। यानी कि आपको जो भी आप ट्राई करते हो, नेचुरोपैथ वगैरह जो भी आप ट्राई करते हो, वो आपको कुछ समय तो आराम देता है, पर बाद में वापस 2, 4, 6, 8, 10 महीने बाद समस्या वापस कई बार बढ़ के आ जाती है। तो मित्रों, ये समस्या बढ़ के क्यों आ जाती है? कब्ज क्या है, इसके लक्षण क्या है, इसके कारण क्या है? क्योंकि कारण जाने बिना कभी भी किसी भी समस्या का समाधान जल्दी कर पाना संभव नहीं होता है। इसलिए कारणों को जितना विस्तार से समझेंगे उतना ही आप जल्दी समाधान कर पाएंगे। और हम आपको जो यहाँ बताने वाले हैं ना मित्रों, ये आपका परमानेंट सॉल्यूशन होगा। और आप जो हम आपको बताएंगे यदि आप उसका पालन हमेशा करते रहेंगे, क्योंकि आपको वो पालन वो करना है जो आपको करना चाहिए था। हम आपको ऐसी कोई चीज नहीं बताएंगे जो आप नहीं कर सकते, आपको नहीं करना चाहिए। हम आपको वही बताएंगे जो हम खुद फॉलो करते हैं। जी हाँ, जो मैं खुद करती हूँ वही आपको बताऊंगी, उसके बाद कुछ भी नहीं बताऊंगी। तो आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा। पर कई बार क्या होता है ना, हमारे शरीर में बहुत सारे रोग आ जाते हैं। तो मित्रों, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने दवा मुक्ति और कोरोना वायरस की जंग जीत लेंगे संग 2 प्लेलिस्ट दिए हैं, जिसमें हमने विस्तार से वीडियो दिए हैं। आप अपनी समस्या पर वीडियो सर्च करिए, क्योंकि इन रोगों की दवाइयां आप सालों से खा रहे हैं, आपने रिपोर्ट निकाले, ऑपरेशन भी करवाए हैं, पर दवाइयां खाने के साथ कॉम्प्लिकेशंस बढ़ते जा रहे हैं और समस्या का समाधान नहीं मिल रहा। ऐसे सभी रोगों पर हमने इस प्लेलिस्ट में वीडियो दिया है। देखिए, आपकी दवा भी छूट सकती है, क्योंकि हमारा उद्देश्य है दवा मुक्त भारत, इसलिए हमने उस चैनल का नाम भी यही दिया है। और आपको ये दवाइयां छूट सकती हैं, बहुत जल्दी छूटेंगी जितना आप निर्देशों का पालन करेंगे। और साथ ही आपके जो कॉम्प्लिकेशंस आ रहे हैं वो भी खत्म हो जाएंगे, और आप अपना जीवन, एक स्वस्थ जीवन, उत्साहित जीवन और अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए एक सफल जीवन जीने में आप कामयाब हो सकते हैं, यदि आप हमारे निर्देशों का पालन करते हैं। तो चलिए अब हम इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि कब्ज होती क्या है, लक्षण उसके बाद में आते हैं। कब्ज होती क्या है? मित्रों, हम मल त्याग करने जाते हैं, कुछ लोग कहते हैं हम 4-5 बार जाते हैं हमारा तो पेट साफ हो जाता है, पर पेट साफ हो गया ये आप समझें कैसे? जब आप दिन भर में क्रियाकलाप करें, कुछ भी कर रहे हैं, आप बैठे हैं, कुछ भी करें, आपको कभी कभी गैस पास होती है, नीचे से भी होती है, ऊपर से भी होती है। नीचे से भी गैस पास होती है, उस समय यदि उस पाद में बदबू आ रही है तो समझिए आपका मल अभी बाकी है जो नहीं निकला है, जिसके कारण से ये बदबू आ रही है। वहीं यदि आपको डकार में कोई चीज की स्मेल आ रही है तो आप समझिए कि अभी आपके पेट में पड़ा हुआ है, सड़ रहा है और ये आपको स्मेल दे रहा है। ये हमने मोटा आपको तुरंत समझ में आने वाला बता दिया कि आपको कैसे पता चले कि पेट साफ है या नहीं। अभी कैसे पता चले वो बता दिया, क्योंकि कई बार क्या होता है आप 4-6 बार जाते हो, किसी को दस्त होने के बाद भी पेट साफ नहीं होता है, तो ऐसी स्थिति में आपको समझना होता है कि पेट साफ होना क्या होता है। हमने आपको बता दिया। अब आपको बताते हैं इसके लक्षण क्या है। जब कब्ज होती है तो लक्षण क्या होते हैं? शुरुआती सबसे पहला लक्षण होता है पेट में भारीपन होना। जब पेट में भारीपन होता है तो आलस बढ़ जाता है, और उसके साथ ही मित्रों, जब पेट में भारीपन है, ऊपर से आपने और भी खा लिया, खाने का टाइम हो गया, आपने खा लिया, तो इससे पेट में दर्द हो जाता है, उल्टी होने लग जाती है, किसी को छाती में दबाव आता है, किसी को खिंचाव आता है, किसी को ऐसे प्रेशर जैसा लगता है, और साथ ही गैस हो जाती है, सिर दर्द हो जाता है, और भोजन करने का मन नहीं करता। यानी कि किसी का, सबका अलग अलग होता है, किसी का भोजन करने का मन नहीं करता, यानी कि भोजन नहीं करते तो कमजोरी भी आती है, क्योंकि मन को पता है खाएंगे नहीं तो कमजोरी आ जाएगी, और कमजोरी आ जाती है तो उसके बाद गुस्सा, काम करने का मन तो पहले ही नहीं हो रहा था, गुस्सा भी आता है, तनाव भी होता है, और कभी कभी डिप्रेशन जैसी स्थिति बन जाती है, क्योंकि काम करने का मन ही नहीं करता, काम करने की इच्छा ही नहीं होती है। तो ऐसी स्थिति में सारी चीजें बन जाती हैं। उसके साथ मित्रों, कभी कभी आंतें जब जाम होती है ना, क्योंकि आंतें जो है वात का स्थान होती है, तो आंतें जहां जाम होती हैं, सबसे पहले आपकी कमर में दर्द आएगा, उसके बाद आपके यदि बढ़ जाएगा वात रोग तो आपके पूरे जोड़ों में भी दर्द हो जाता है, तो वात रोग बढ़ जाते हैं। उसके साथ ही कभी कभी किसी को पित्त बढ़ जाने से, नहीं कि शरीर में जो कचरा बढ़ रहा है, टॉक्सिन्स बॉडी में बढ़ते हैं, क्योंकि जब आपका पेट साफ नहीं है तो जो आपने खाया पिया उसकी गंदगी भी है वो पेट में ही सड़ रही है, तो वो आपके खून में मिलकर टॉक्सिन्स के रूप में आपके बॉडी में फैलती है, जिससे आपके बॉडी में कहीं भी जलन, चुभन, पेट में जलन,
आंखों में जलन, चुभन, दाने, फोड़े, फुंसियाँ, कील, मुहासे और कभी भी चर्म रोग जितने भी हैं ना मित्रों, सब के सब इसी के कारण से होते हैं। और मित्रों किसी किसी को ऐसी स्थिति में कृमि भी हो जाते हैं। जी हाँ, कृमि भी हो जाते हैं। और यदि समस्या लंबे समय चल जाए, क्योंकि कई बार क्या होता है ना, लोग हमारे पास कमेंट करते हैं, हमसे पूछते हैं हमें इतने सालों से 10, 20, 25, 30, 40 सालों से कब्ज है, किसी ने तो कहा 50 साल से कब्ज है, लेकिन उन्होंने पेट साफ कभी देखा ही नहीं, इसको कैसे ठीक करें। उन्होंने उसके साथ जीने की आदत भी डाली, पर कहते हैं ना तकलीफ की आदत नहीं पड़ती है। तो ये कहा ना समाधान होता है पर वापस तकलीफ आ जाती है। कुछ लोग हफ्ते में एक बार जाते, कुछ 2 बार जाते, कुछ 3 बार जाते, कुछ 2 दिन छोड़ के 1 बार जाते, ऐसी सबकी अलग अलग स्थितियां हैं। तो मित्रों किसी भी स्थिति में जब ये स्थिति बन जाती है ना, कि ऐसी स्थिति बनती है, तो ऐसी स्थिति में आपको कई बार मल त्याग करने के लिए बहुत ज़्यादा ताकत लगानी पड़ती है। और ताकत लगाने के कारण से आपको कई बार मल ज़्यादा टाइट होता है तो पाइल्स बन जाता है, यानी कि बवासीर हो जाता है। उसके बाद भगंदर, और उसके बाद जो गुदा भ्रंश है, यानी कि पाइल्स के बाद फिशर, फिस्टुला, ये भी समस्याएं। कई बार आप जो प्रेशर देते हैं, जोर लगाते हैं ना, जो अंदर कट फट जाता है, उसे समस्याएं हो जाती हैं। और मित्रों कभी कभी ऐसी स्थिति में जब ज़्यादा ताकत लगाते हैं तो आपके जो पुरुष हैं उसके शिश्न यानी कि पेनिस से धातु का स्राव हो जाता है, तो उनको लगता है वो धातु रोगी हो गए हैं। और वहीं मित्रों महिलाओं को क्या होता है कि उनकी योनि में थोड़ा चौड़ी हो जाती है, यानी कि योनि में प्रेशर आने की वजह से योनि फैल जाती है। और साथ ही कभी कभी गर्भाशय भी बाहर आ जाता है, गर्भाशय में सूजन भी हो जाती है। तो ये जो सारी समस्याएं हैं ना मित्रों, ये इसके परिणाम हैं। यदि कब्ज लंबे समय रह जाए, आपको नहीं समझ में आए, तो इसके परिणाम है। अब मित्रों इसके कारणों की चर्चा कर रहे हैं। अब इस कारणों में जो हम चर्चा करने जा रहे हैं, आपका कारण यदि शामिल है तो पहले उसका समाधान करिए, उसके बाद आगे की चीजें आपको असर करेंगे। और आपका कारण शामिल नहीं है तो क्योंकि हमने मोटे मोटे सारे कारण ले लिए, पर कभी कभी कोई चीज छूट जाती है तो आप उसको भी गिन लीजिएगा। पर इन निर्देशों का पालन करेंगे तो आपको 100% समाधान मिल जाएगा। तो मित्रों सबसे पहला जो इसका मैंने कारण पाया है, आजकल चाय कॉफ़ी का सेवन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। मित्रों हम चाय कॉफ़ी नहीं पीते हैं, तो मित्रों जो चाय कॉफ़ी का सेवन बढ़ गया ना, ये कब पी जाती है? जब भूख लगे, कोई आ गया, कोई जा रहा है, नींद आ रही है, जगना है, काम करना है, कुछ भी नहीं मिल रहा है, तो चाय कॉफ़ी बना के लोग पी लेते हैं। मित्रों जो चाय कॉफ़ी आप पीते हैं ना, इसके जो नशीले पदार्थ हैं वो आपके शरीर को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचाते हैं। और ये गर्म होती है, उसके कारण से आपके अंदर की भूख मार देती है और आपके अंदर की जो सिस्टम को है ना, ये गर्म करके सुखाने की कोशिश कर देती है, खा देती है, जिससे आपको कब्ज बहुत ज़्यादा हो जाती है। और इस पर चाय कॉफ़ी क्या नुकसान करती है, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने प्लेलिस्ट दी है, मत खाना, मत करना, कभी मत करना, ऐसी प्लेलिस्ट दी है। उसके वीडियोस देखिएगा, आपको बहुत सारी वीडियोस मिलेंगे जो आप गलतियां कर रहे हो, कहाँ आपको सुधार करना है, आप करोगे तो उसमें समाधान होगा। वही मित्रों दूसरा इसका बड़ा कारण जो हमने पाया है ना, कि आप जो वेग रोकते हैं, कई बार क्या होता है काम बहुत ज़्यादा होता है, काम का प्रेशर होता है, तो मल यानी कि टट्टी आई है, पोटी आई है, नहीं जा रहे हो, पेशाब लगे नहीं जा रहे हो, तो ये बहुत ज़्यादा असर करता है। उसके बाद कुछ लोग होते हैं जमाई आ रही है, छींक आ रही है, गैस पास होने की स्थिति बन रही है, क्योंकि गैस ये पेट साफ है तो गैस पास होने की स्थिति बन रही है। तो ऐसी स्थिति में आप ये वेग रोक लेते हैं कि जो वेग आपको नहीं रोकने चाहिए, टट्टी, पेशाब और उसके अलावा पाद है, छींक है, डकार आ रही है, सब नहीं रोकना चाहिए, पर आप रोक लेते हो। 14 वेग हैं जो नहीं रोकने चाहिए, कभी मत करना में वो भी मिल जाएगा। तो फिर ये वो वेगों को रोकते हो ना मित्रों, तो भी आपको समस्या खड़ी होती है, आपको कब्ज हो जाती है। उसके अलावा और भी बहुत सारे रोग हो सकते हैं, ये आपके वेग रोकने के कारण। तो आपको वेग कभी नहीं रोकने चाहिए। आप बोलेंगे सबके सामने अच्छा थोड़ी लगता है, बास आएगी, ये होगा वो होगा, तो भाई अपनी स्थितियों को सही करिए, और लगता है तो कहीं बाहर तुरंत निकल जाइए और करके आ जाइए, ताकि आपको रोकना ना पड़े, क्योंकि भूख प्यास का वेग यदि रोका तो आपको फिर समस्या बढ़ जाती है। तो ये सारी समस्या उससे भी होती है। उसके बाद मित्रों बड़ा कारण है बासा भोजन करना। तीसरा जो बड़ा कारण है बासा भोजन करना। अब बासे भोजन में रूखा सूखा भोजन भी बासा ही होता है, यानी कि जो भोजन बनता है वो 6 घंटे में खा लिया जाए तो ताज़ा कहा जाता है। यानी कि एक बार तो ये भी कहते हैं, आयुर्वेद में ये भी कहा जाता है, ठंडा होने से पहले आप खा लो, दोबारा गर्म भोजन नहीं करना पड़े, 6 घंटे में तो दोबारा गर्म करने की स्थिति बन जाती है। भोजन इतना गर्म मत खाओ कि वक्त ही आप उतारने लग जाओ, और इतना ठंडा मत कर लो कि वो ठंडा उसमें घी ना मिल पाए, क्योंकि घी मिला के अक्सर आयुर्वेद भोजन बताता है, तो नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए भोजन। तो आपका भोजन ताज़ा होना चाहिए। पर बासा भोजन होटल का होता है, होटल में आपको गरम गरम खाना तो मिल जाता है, होटल का खाना गरम गरम मिल तो जाता है, घर में भी मंगाओ तो गरम मिल जाता है, लेकिन वो खाना कितनी बार गर्म हुआ है वो आपको पता ही नहीं है। बार बार भोजन गर्म करने से भी समस्या क्रिएट करता है, तो होटल का खाना बार बार गर्म होता है जो आपको नुकसान करता है। वहीं जो आप तला भुना खाते हैं, ये सारी चीज़ें जंक फूड जो है, जितनी भी मैदे की चीज़ें हैं, मृत भोजन है जिसको हम कहेंगे, मृत भोजन मैदे का होता है, उसके अलावा रवा है, और जो भी आप चीज़ें केमिकल वाली खाते हैं, जितनी भी डीन फूड, जंक फूड जो भी आप खा रहे हैं, ये सब के सब बासी भोजन है, और ये आपके शरीर के लिए
कब्ज कारक होते हैं जो आपको नुकसान करते हैं। उसके बाद मित्रों, ये भोजन जब आप हटाएंगे तो आपके भोजन में दूसरी जो बात कही जाती है ना, फाइबर की कमी होती है, क्योंकि ये जो भोजन है इनमें सब में किसी में फाइबर नहीं होता है, केमिकल्स होते हैं, फाइबर नहीं होता है। जो नेचुरल फाइबर होते हैं ना मित्रों, वो जितनी बार गर्म होता है भोजन उतनी वो मर जाते हैं, और जितना वो कम पकता है उतने ही अच्छे फाइबर हमारे भोजन में होते हैं। तो आप फाइबर युक्त भोजन करते हैं ना मित्रों, वो सबसे अच्छा भोजन होता है। आटे में फाइबर होना चाहिए, आप जो भी भोजन करते हैं आप उसमें फाइबर होना चाहिए। तो फाइबर वाला भोजन आपके पेट को साफ करने में आपकी अच्छी सहायता करता है। अब जो रवा मैदा वाला भोजन करते हो, क्या करते हैं, फाइबर उनका सारा जानवर खाते हैं, इसलिए जानवरों की पोटी यानी कि गोबर अच्छे से निकलता है और इंसानों का नहीं निकल पाता है, ये समस्या वहां से हो जाती है। अब कुछ लोग होते हैं जो धातुएं बहुत ज्यादा बहाते हैं, जी हाँ, मैथुन बहुत ज्यादा करते हैं। आप पति पत्नी हो या हस्त मैथुन करते हो, स्त्री हो पुरुष हो कोई भी हो मित्रों, जब आप अति मैथुन करते हैं ना तो आपका सारा का सारा ये जो अंग है ना, ये आंतों के नीचे का अंग, यानी कि जैसे हम कहें कि जो पूरा नीचे का हिस्सा जिसको हम श्रोणी प्रदेश कहते हैं, लोअर वैली फैट कहते हैं, लोअर वैली कहते हैं, ये सारा का सारा अंग आपका प्रभावित होता है। किसमें, आप जब संभोग करते हैं उस क्रिया में। तो ऐसी स्थिति में आप जब अति कर देते हैं ना तो मित्रों ये अंग आपके बहुत ज्यादा प्रभावित होते हैं और आपके विचार भी उससे प्रभावित होते हैं, जिससे आपको कॉन्स्टिपेशन की स्थिति बन जाती है। और कुछ लोग होते हैं बहुत ज्यादा उपवास करते हैं, या कभी कभी क्या करते हैं, बहुत ज्यादा खाना खा लेते हैं, यानी कि भोजन अच्छा बना तो ज्यादा खा लिया, अच्छा नहीं लगा तो कम खाया। तो जो आप ये डिसबैलेंस बनाते हैं, उपवास करते हैं, उपवास मित्रों करना चाहिए। उपवास हफ्ते में एक उपवास सबके लिए जरूरी है, करेंगे तो आप इससे स्वस्थ रह पाएंगे। लेकिन अति उपवास किसे कहेंगे, कि हमें भूख लगी, इच्छा भी हो रही है और सब कुछ है, पर हम खा नहीं रहे, हमें शरीर में कमजोरी आ रही, फिर भी हम खा नहीं रहे। ऐसी स्थिति में कई बार समस्या क्रिएट हो जाती है, क्योंकि जब आप उपवास करते हैं ना तो आपके शरीर में जो भोजन नहीं जाता है, जिससे आपकी आंतें कई बार सूख जाती हैं, और जब आंतें सूख जाती हैं ना मित्रों, उसके बाद उनको ग्रहण करने में, पकड़ के रखने में दिक्कत होती है। वहीं जब आप अति भोजन करते हैं तो उससे आपके शरीर में जो भारीपन आता है, पेट में भारीपन आता है, वो भी कई बार अनइजीनेस दे जाता है और समस्या खड़ी कर देता है। तो ये आपको समझना होगा कि आप स्वाद ज्यादा ना खा लें और स्वाद अच्छा नहीं लगा तो कम ना खाएं। तो आपकी भोजन, आप भोजन जीने के लिए करिए, खाने के लिए मत जिए। कुछ लोग यदि खाने के लिए जीते हैं तो भाई वीडियो हमारे आपके लिए, कोई भी वीडियो हमारा आपके लिए नहीं है। यदि आप जीवन जीने के लिए भोजन करते हैं तो हमारा हर वीडियो आपके काम का है, और हर वीडियो का निर्देशों का पालन करेंगे तो ही आप अपने आप को स्वस्थ रख पाएंगे। तो हमने आपको बताया कि भाई आप भोजन जो करते हो उसमें क्या ध्यान रखना। उसके बाद मित्रों कुछ लोग होते हैं चर्बीयुक्त आहार नहीं लेते, यानी कि लो कैलोरी डाइट लेते हैं। ये क्या कहते हैं, जो हमने आगे प्लेलिस्ट बताई ना कि कभी मत करना, उसमें हमने लो कैलोरी डाइट पर भी वीडियो दिया है कि उसके परिणाम क्या होते हैं मित्रों। जब लो कैलोरी डाइट लेते हैं उसमें क्या होता है, आपकी वसा नहीं होती, चर्बी नहीं होती है। तो आप बिना घी तेल वाला जो भोजन लेते हैं ना मित्रों, उससे आपकी आंतों में सूखापन आ जाता है। जी हाँ, सूखापन आ जाता है। और लोग पानी भी बहुत कम पीते हैं, पानी पर आगे चर्चा करेंगे। पर जो आप कैलोरी कम लेते हैं, जो घी तेल नहीं खाते हैं, इससे आपकी आंतों में सूखापन आता है। और साथ ही आप जो तेल खाते हैं, वो रिफाइंड तेल खाते हैं या तली भुनी चीजें खाते हैं, वो आपके लिए नुकसानदेह है मित्रों। आपके लिए जो घी का काम है घी ही करेगा, और घी कैसे मिलाना है वो हमने स्वास्थ्य नियम प्लेलिस्ट में आगे बताया, हम आगे विस्तार से बताएंगे कैसे आपको क्या करना है। तो आपको समझना पड़ेगा कि आपको कितना वसा या चर्बी अपने भोजन में लेनी चाहिए ताकि आप एक स्वस्थ जीवन जी सकें और आपका पेट साफ हो सके। अब उसके बाद मित्रों एक बहुत बड़ा रीजन होता है कुछ रोगों की दवाइयां खाना। जैसा कि हमने आपको शुरुआत में बताया, आपके शरीर में कोई भी कैसा भी रोग है जिसका समाधान आप कर सकते हैं, तो आप किसी भी रोग की जो दवाइयां खाते हैं, पेन किलर्स खाते हैं, स्टेरॉइड खाते हैं, ये आपके शरीर के में जो केमिकल्स चले जाते हैं, ये आपके बॉडी के संपूर्ण सिस्टम को प्रभावित करते हैं और यही आपके शरीर में कब्ज को भी बनाते हैं, जो आपके लिए बहुत बड़े रोगों की जड़ बन जाता है। उसके बाद मित्रों कभी कभी होता है कुछ गलत व्यायाम कर लेना। कुछ लोग गलत व्यायाम करते हैं लेकिन निर्देशों को ध्यान से सुनते ही नहीं है। आपकी प्रकृति है कफ की और आप बैठे बैठे व्यायाम कर रहे हो जो आपके शरीर में काम ज्यादा नहीं करेगा। आपकी प्रकृति पित्त वात की और आप गतिमान व्यायाम कर रहे हो तो आपकी शरीर की समस्या को बढ़ा देगा। तो ऐसी स्थिति में आपको व्यायाम करते समय, और साथ ही व्यायाम कब करना है, खाना खाने के कितनी देर बाद करना है, पहले करना, खाना खाने के तुरंत बाद क्या करना है, तो यदि आप नहीं सुनते हो, क्योंकि हम तो व्यायाम में सभी निर्देश स्पष्ट बताते हैं, तो आप कई बार हमारे वीडियो पे कमेंट आती है कि ये वीडियो 4 मिनट से शुरू हुआ, तो आप यदि कमेंट कर देते हो 4 मिनट से शुरू हुआ, तो उसके 4 मिनट के जो पहले के निर्देश हैं आपने जो नहीं सुने हैं वो आपको निर्देश सुनने चाहिए थे, जिनको सुने बिना आपने व्यायाम कर लिया, उसके बाद आपको समस्या ये खड़ी हो गई। और ऐसी स्थिति में कई बार समस्या बड़ी हो जाती है, तो फिर आपको कब्ज के साथ पेट में फूलापन ना जाने क्या क्या हो जाता है। क्योंकि मैंने एक बार एक गलती कर ली थी, अपना अनुभव भी बता दूं कि मैंने भोजन के 2 घंटे बाद मैंने किसी को अग्निसार या बाह्य प्राणायाम कुछ तो भी एक दोनों में से क्रिया करके दिखा दी। अब उसके बाद जो मेरी हालत बनी ना मित्रों, ऐसी हालत बनी कि मेरा पेट फूलता ही चला गया, फूलता ही चले गया। ना पानी पी रही पर कुछ, ना पेशाब हो रही, ना मल त्याग हो रहा, नहीं
कुछ भी नहीं निकला है, शरीर में बस भरता ही जा रहा है और पेट फूलता जा रहा है। और उसके बाद मुझे ऐसा लगा मुझे प्रेशर आ रहा है। मैं गई ना मित्रों, इतनी जोर से मेरी गैस की आवाज़ आई, ऐसा लगा जाने ना जाने क्या कहाँ से फटाका फूटा, क्या मुझे समझ में नहीं आया। तो उस दिन मुझे पता चला मैंने क्या गलती कर ली थी। तो ये गलतियाँ कभी कभी हो जाती हैं मित्रों, पर हम जानबूझ के कभी कर लेते हैं, कभी अनजाने में हो जाती है। तो ऐसी स्थिति में ना पड़े, गलतियां ना करें। आप जो भी क्रिया करें, जो भी व्यायाम करें, उसके निर्देशों को पहले ध्यान से सुनिए, अन्यथा आपको नुकसान दे सकते हैं, कब्ज की भयंकर स्थिति आपके लिए खड़ी कर सकते हैं। क्योंकि आप लगातार करें तो लगातार स्थिति बन जाएगी। वही मोटापा भी कई बार कब्ज के कारण से मोटापा भी होता है और मोटापे के कारण कब्ज भी होती है, दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। क्योंकि मोटापा रहते रहते कब्ज हो जाती है, उसके बाद कोई कारण बन जाता है। और मित्रों एक बहुत बड़ा कारण है जो हमने देखा है कि आप जो भोजन बनाते हैं, आप जो भोजन परोसते हैं और आप जो भोजन खाते हैं, उस किसी भी स्थिति में यदि तनाव है, आप रो रहे हैं, आप उदास हैं, हताश हैं, निराश हैं, तो जो आप भोजन बनाते समय, भोजन परोसते समय, भोजन करते समय, इनमें से कोई भी भावना आपकी बन रही है जो आपकी नकारात्मक है भावना, ये सारी भावनाएं आपके भोजन में के माध्यम से आपके पेट में जाती है। बनाते समय हो तो भी, परोसते समय हो तो भी, और खाते समय हो तो भी, ये भावनाएं जो है आपके भोजन में जाके आपके मन को परेशान करती है, आपके शरीर को परेशान करती है। और ये तनाव में किया हुआ भोजन, तनाव से परोसा गया भोजन, तनाव से बनाया गया भोजन कभी भी जल्दी से पचता नहीं है। तो तनाव के कारण क्या है मित्रों, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट आपको मिलेगी, तनाव मुक्ति या विचारों से मुक्ति, आप देख लीजिएगा। आपको उसमें तनाव मुक्ति कैसे करें वीडियो मिल जाएंगे, करेंगे तो आपको इससे समाधान मिल सकता है। उसके बाद मित्रों कुछ लोग होते हैं जो भोजन करते तो हैं पर चबाते नहीं है। बिना चबाए भोजन करना, जल्दी जल्दी भोजन करना, फटाफट भोजन करना और पानी के सहारे से भोजन को उतार देना। क्योंकि भोजन उतर नहीं है तो पानी के सहारे से उतारना पड़ेगा। तो मित्रों आपके मुंह में दांत हैं, यहाँ जो काम होगा वही आगे जाके होगा। आपके पेट में कोई दांत नहीं है, तो यदि आपके दांत आपके भोजन को ठीक से नहीं पचाएंगे तो आपकी आंतें भी उस भोजन को नहीं पचा पाएंगी और आपका भोजन ठीक से निकल नहीं पाएगा, वही आपके बॉडी में सड़ेगा और जो हमने आपको ऊपर लक्षण बताया वो सारे के सारे क्रिएट करेगा। तो ये आपके लिए बहुत बड़ा कारण बन सकता है। और एक बहुत बड़ा कारण और है श्रम का अभाव। आजकल हम देखते हैं बैठा बैठा जीवन है, लोग बैठे बैठे सारे काम करना चाहते हैं, आज शारीरिक श्रम तो कोई करना ही नहीं चाहता। और ऐसी स्थिति में आपके शरीर में जब पाचन शक्ति कमजोर हो जाए, क्योंकि जब आप श्रम नहीं करेंगे तो आपके अंगों को मूवमेंट नहीं मिलती है और मूवमेंट ना मिलने की वजह से आपके अंग शिथिल और जाम हो जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में आपको कॉन्स्टिपेशन होना बहुत ही स्वाभाविक हो जाता है। उसके बाद मित्रों एक बात और है, अंग्रेजी पॉट जो आप आजकल आप चलाए ना, वो अंग्रेजी वाला पॉट वाले के ऊपर कुर्सी की तरह बैठ जाओ, उसमें आपकी पिंडलियां नहीं दबती हैं मित्रों। और पिंडलियां जब दबती है ना मित्रों, हमारा जो देसी तरीका जो है ना पॉटी करने का, उसमें क्या होता है कि हम ऐसे करके बैठते हैं। नॉर्मली ऐसे बैठते हैं, आपने कई बार आपको बताया ऐसे बैठते हैं, उसके बाद कई बार हाथ भी लोग ऐसे दबा लेते हैं। तो ऐसी स्थिति में जब आप बैठते हैं ना मित्रों, आपका पेट अच्छे से साफ होता है। लेकिन आप जब इंग्लिश पॉट में बैठ जाते हैं, आप ऐसे करके कुर्सी की तरह बैठ जाते हैं, आप किताब पढ़ने लगे, पेपर पढ़ने लगे और मोबाइल पढ़ने लगे, कुछ भी आप करने लग गए, तो ऐसी स्थिति में आपका पेट साफ, कि आपको ये विचार कहीं और है, आप कर कुछ रहे हैं हो कुछ और रहा है, तो ऐसी स्थिति में पेट आपका जल्दी साफ नहीं होता है। ये स्थितियां आपकी बिगाड़ सकता है। वही एक चीज़ और होती है मित्रों कि आप दोबारा भोजन जो कर रहे हैं उसमें गैप नहीं देते, यानी कि पहली बार का भोजन पचा नहीं, आपने दोबारा भोजन कर लिया। अब पहली बार का भोजन पच गया, कैसे पता चलेगा कि आपने जो भोजन किया है यदि उसकी डकारें अभी भी आ रही हैं, इसका मतलब वो भोजन नहीं पचा है, आपको दोबारा भोजन नहीं करना चाहिए। हमारे मन में एक बहुत बड़ा भ्रम बैठा हुआ है कि भोजन खाएंगे तो ताकत आएगी। नहीं मित्रों, भोजन पचेगा तो ताकत आएगी। और पहली बार का पचा नहीं है, वो कच्चा पड़ा है, तो दूसरी बार खाएंगे और ज्यादा टॉक्सिन्स पैदा करेगा जो आपको रोग का घर कर देगा, ना कि आपको ताकत देगा। इसलिए यदि आपको डकार में अभी भी वो भोजन पिछला आ रहा है तो आप दोबारा भोजन मत करिए। पर हाँ, आपको समय पर भोजन भी करना होता है। इसलिए आपको क्या ध्यान रखना होगा कि पहली बार जब आप भोजन कर रहे हैं उसमें उस समय इतना ही भोजन करेंगे, आपको दोबारा के भोजन के टाइम पे भूख लगाए। और दो भोजन के बीच में, दो बड़े भोजन के बीच में जहां आप अन्न ले रहे हैं उसमें करीब करीब कम से कम 6 घंटे का गैप होना चाहिए। ये गैप नहीं है तो आपको समस्या खड़ी कर सकता है, आपको कब्ज दे सकता है। और दूसरी बात, आपकी पाचन शक्ति कैसे दी कि आप मेहनत वाला काम कर सकते हैं, शारीरिक श्रम करते हैं, कर सकते नहीं करते हैं, शारीरिक श्रम करते हैं तो उसमें आपको भूख ज्यादा ही लगेगी और आपको जल्दी भोजन, आपका भोजन 3-4 घंटे में भी पच जाएगा। पर जिनका बैठा हुआ काम है उनको भोजन जल्दी नहीं पचता है, तो उनके लिए हम विशेष सावधानी बताते हैं। अब आगे बढ़ते हैं मित्रों। कभी कभी कुछ लोग होते हैं जो पानी बहुत कम पीते हैं, भोजन करते करते पानी पीते हैं, ये बहुत बड़ी समस्या। और दूसरी बात होती है इसी के साथ में शरीर में ऑक्सीजन की कमी होती है, कि जिनकी नाक से सांस नहीं चल पाती है। ये दोनों कारणों को हम साथ में, क्योंकि ये
ये दोनों से ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है। मित्रों, जब आपके शरीर में ऑक्सीजन की कमी होती है ना, तो आपके जो अंग हैं, अंदर के जो अंग हैं, उनको ठीक से ऑक्सीजन नहीं मिलता है, क्योंकि आपकी नाक से सांस नहीं चलती है, तो ऑक्सीजन ठीक से नहीं मिलता है, जिससे वो अंग आपने ठीक से काम नहीं कर पाते हैं, और ऊपर से आप पानी कम पीते हैं। तो जो आपका भोजन आपने किया, ठोस चीज़ें ज़्यादा खाई हैं, लिक्विड भोजन कम लिया और साथ ही पानी कम पिया, तो ऐसी स्थिति में उस भोजन को ये क्या कहते हैं, निचोड़ने के लिए, यानी कि उसको कुछ अवशोषित होने के लिए कुछ मिलता नहीं है। तो ऐसी स्थिति में आपको एक बात समझनी होगी, यदि आपकी सांस मुंह से चलती है, आप कैसे चेक करें? आप 100 सीढ़ियां चढ़ के देखिए, यदि आपका 100 सीढ़ियां चढ़ने में मुंह खुलता है, इसका मतलब है कि आपकी नाक से सांस नहीं चल पाती है। और दूसरी बात, यदि आपकी पेशाब का रंग पीला है, तो इसका मतलब आपको समझना होगा कि आप पानी कम पीते हैं। पेशाब का रंग पीला नहीं कि हल्का भी पीला, आप ग्लास में भर के देख लीजिए, कांच का ग्लास ले लीजिए, आपको चेक करना है तो कर लीजिए। यदि आपके पेशाब में हल्का भी पीलापन है, इसका मतलब है कि आप पानी कम पी रहे हैं, और 100 सीढ़ियां चढ़ने में सांस फूल रही है, इसका मतलब है आपकी नाक से सांस नहीं चल रही है। तो आपके बॉडी में ऑक्सीजन की जो कमी हो रही है ना, इसके कारण से आपको कब्ज बनी हुई है, आपके अंग ठीक से अंदर के काम नहीं कर पा रहे हैं, जो आपके कब्ज को जन्म दे रहे हैं। तो ये आपको समझना होगा, और समझेंगे तो हो पाएगा। और मित्रों, एक बड़ा कारण बनता है कि हमारा सीधा ना बैठना। आपने नोटिस किया होगा, जब आपको पेट में कुछ दर्द वगैरह होता है, कुछ ऐसी स्थिति बनती है ना, कुछ तकलीफ होती है, तो आप नॉर्मली जो बैठते हो ना, ऐसे बैठते हो, और जब कुछ होता है तो आप ऐसे करते हो, थोड़ा सीधे हो जाते हो। यानी कि मैं थोड़ा और सीधा करके बता दूं, नॉर्मली ऐसे बैठते हैं, जब कुछ होता है तो हम ऐसे हो जाते हैं, थोड़ा सीधे हो जाते हैं, यानी कि हाँ के कपड़े हमारे सीधे हो जाते हैं। तो मित्रों, नॉर्मली आप ऐसा बैठना शुरू कर दीजिए, तो आपको कॉन्स्टिपेशन में काफी आराम मिल जाएगा, आपको कॉन्स्टिपेशन नहीं रहेगा, और आपका पाचन तंत्र ठीक से काम कर पाएगा। तो आपका बैठने का तरीका भी आपको सुधारना है। अब हमने आपको मोटे मोटे सभी बड़े बड़े कारण बता दिए, अब हम आपको बताएंगे कि इसका समाधान कैसे करें, क्योंकि कारण जानने के बाद, कारण समझ में आने के बाद समाधान जरूरी है। और कारण हमने विस्तार से इसलिए बताया ना कि आप कहाँ गलती कर रहे हैं, क्योंकि गलती नहीं सुधारेंगे, रोग का समाधान संभव नहीं है। गलती सुधारेंगे तो ही समाधान संभव है, क्योंकि आप बहुत कुछ कर चुके हो, पहले हम बता चुके हो सारी बातें। अब आपको सबसे पहले क्या करना है, दिनचर्या को सही करना है। दिनचर्या को क्या सही करना है? आपने रात को दिन, दिन को रात बना रखा था। अभी तक आप रात को लेट भोजन करते थे, सुबह आप देर से उठते थे, ये सारी चीजें आपने लगा रखी है। तो मित्रों, आपको क्या करना है, दिनचर्या पालन करने में सबसे पहले आपको रात को 8 बजे अपना मोबाइल रख देना। रात के 8 बजे के बाद आपके घर में कोई डिवाइस, टीवी, मोबाइल आदि नहीं चलना चाहिए, लैपटॉप आदि। आप बोलेंगे इतने जल्दी तो पॉसिबल नहीं है, तो ठीक है, कोई बात नहीं, 9 बजे ले लीजिए। 9 बजे के बाद कृपा करके अपने डिवाइसों को मत चलाइए। हाँ, जो डिवाइस आप रात को चला रहे हैं वो आप दिन में चला लीजिए, कोई समस्या नहीं। आप बोलेंगे दिन में हमारे पास काम होता है, तो रात आपको सोने के लिए ईश्वर ने दिया, आराम करने के लिए दिया, ना कि मोबाइल चलाने के लिए, ना कि टीवी देखने के लिए। आप उसको गलत तरीके से इस्तेमाल करोगे रात को, तो भी आपके साथ समस्या लगी रहेंगी। इसलिए आपको रात को 9 बजे हार्डली अपने सारे डिवाइस बंद करके रख देने हैं। और उसके बाद आपको क्या करना है कि आपको 9:30 से 10:30 के बीच में आपको निद्रा ले लेनी है, यानी कि सो जाना है। आप बोलेंगे हमें नींद नहीं आती इतनी जल्दी, तो हमें नींद ही नहीं आएगी। मित्रों, मोबाइल रख दीजिए, सुबह जल्दी उठेंगे, रात को अपने आप नींद आएगी, क्योंकि सुबह आपको कम से कम सूर्योदय से 1 से 2 घंटे पहले उठना। 1 घंटे पहले कम से कम उठ जाए, 2 घंटे पहले उठे तो अच्छा है, क्योंकि प्राणायाम वगैरह आप कर पाएंगे। पर नहीं तो कम से कम सूर्योदय से 1 घंटा पहले तो आपको उठना ही है, क्योंकि हमारे यहाँ एक चलन है मित्रों, उगते सूर्य को अर्घ देने का, यानी कि उगते सूर्य को जल देने का। ये क्यों है, उगते सूर्य को क्यों दिया जाता है? और तब तक आपको अपनी सफाई करनी है, शरीर की सफाई करनी है, घर की सफाई करनी है, और आपको स्नान भी करना, उसके बाद ही तो आप अर्घ दे सकते हैं। और उगते सूर्य से पहले आपको उठ के अपना स्नान वगैरह कर लेना होता है। और यदि आप ये काम कर लेता ना मित्रों, तो इससे आपका पेट साफ होने में काफी सुविधा होगी। कैसे होगी आपको बता दूं। जब आप सुबह जल्दी उठ जाएंगे, आप दिनचर्या का फॉलो करेंगे, तो दिन भर में आप जल्दी उठेंगे तो आपको जल्दी भूख लगेगी, और जब जल्दी भूख लगेगी ना, आप भोजन भी जल्दी करेंगे। और जब आप जल्दी उठेंगे ना, आपके दिमाग में तनाव कम रहेगा, क्योंकि जल्दी उठने से ना आपके काम सब जल्दी जल्दी फटाफट हो जाते हैं। जब आप देर से उठते हो ना, तो वो काम की हड़बड़ी मस्ती फटाफट 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 नहीं हो पाता है। तो ऐसी स्थिति में आप परेशान होते हो, तो आपकी परेशानी और तनाव काफी कम हो जाएगा। आप बोलेंगे हमसे उठा नहीं जाता है। मित्रों, 4-6 दिन अभ्यास करिए, और अभ्यास आपको बनाना है, क्योंकि आप बहुत परेशान हैं। आप कब से परेशान है ना, यदि कब्ज का समाधान चाहिए तो जरूरी है, इसलिए मैं कह रही हूँ कि आपको करना होगा। तो आप दिन में मत सोइए, दिन में अपने आप को इतना बिजी करिए, इतना थका दीजिए, इतने काम करिए, जो आप काम करिए उतने सारे काम करिए कि दिन में आपको बिल्कुल फुर्सत ना मिले, और रात होते ही आप जहाँ आप बिस्तर पे जाएं, आप पढ़ के टम करके सो जाएं। और नहीं नींद आए तो हम बता देंगे क्या करना है आगे, वो भी हम बताएंगे कैसे आपको नींद आ जाएगी। तो आपको ये करना। उसके बाद भोजन सुबह का हो सके तो 8 से 9
के बीच में भोजन कर लीजिए। आप बोलेंगे हमें तो भूख ही नहीं लगेगी, कोई बात नहीं, आप 8 से 9 में फिर एक काम करिए, कोई फल वगैरह खा लीजिए। आप कोई भी मौसम का एक फल, जो आपके आसपास सस्ता फल मिलता है वही आपके मौसम का फल है, वही उस मौसम में खाना चाहिए। कई बार क्या होता है ना, डाइट प्लानर कई बार कुछ गड़बड़ कर देते हैं कि आपको एक फल बता देते हैं, तो आपको उस ऋतु में वो फल अनुकूल था पर दूसरी ऋतु बदल गई तो उसमें वो फल अनुकूल नहीं है, तो आपको फल नहीं खाना चाहिए, पर आपने नहीं बदला है तो उसमें समस्या होती है। तो आपके आसपास आप जहां रहते हैं वहां जो फल सस्ता मिलता हो, जो सब्जियां सस्ती मिलती हो, वही फल वही सब्जियां आपको खानी होती हैं। सस्ती मिली वही, जो अधिक मात्रा में होगी वही सस्ता मिलेगा, और जो आपके आसपास का होगा वही सस्ता मिलेगा, जो दूर से आएगा वो महंगा होता है। तो इसलिए आप उसका प्रयोग ना करें, सस्ते फल सब्जियां खाएं। जो भी सब्जी खानी, जो भी फल खाना है, यानी कि आप अभी सुबह नाश्ता करें ना तो आप एक फल खा लीजिए, कोई भी फल खा लीजिए, 4 केले खा लीजिए, मन है तो 4 केले खा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। 2 सेब खा लीजिए, जो आपको खाना है खा लीजिए। पपीता खाना है, चीकू खाना, जो भी खाना, एक फल खाइए, ये आपको काफ़ी अच्छा काम करेगा। उसके बाद आपको क्या करना है, 10 से 12 के बीच में आप भोजन कर लीजिए। 12 नहीं तो बहुत से बहुत 1 बजे तक आप भोजन कर लीजिए। 1 बजे से पहले आप यदि भोजन कर लेंगे ना मित्रों, तो आपको दूसरी बार के भोजन में आसानी होगी। और मेरे लिए तो सही टाइम है 8 से 10 का भोजन का सही टाइम है। मैं नाश्ता नहीं करती, सीधा भोजन करती हूँ। कभी कभी तो मेरा सुबह 7:30 बजे भी भोजन हो जाता है, क्योंकि भूख जैसी लगाई मैं भोजन वैसे कर लेती हूँ, तो वो स्थिति बनती है मेरी। तो क्या है, आप सुबह जल्दी भोजन कर लीजिए। उसके बाद आपको दोपहर में भूख लगती है, यानी कि कई बार चाय का टाइम होता है, लोगों का चाय पीने की आदत है, तो 4 बजे के आसपास आपको भूख लगती है, 3-4 बजे के आसपास, तो आप कुछ फल वगैरह खा लीजिए। यदि आप सुबह फल नहीं खाएंगे, सुबह सीधा भोजन करेंगे, तो दोपहर में आप फल खा सकते हैं, तो फल खाइए। और शाम का भोजन आपका 5 से 7 के बीच में हो जाना चाहिए। जी हाँ, यदि आप पेट को सही रखना चाहते हैं, आप 5 से 7 में भोजन कर लीजिए। आप बोलेंगे हम तो ऑफिस जाते हैं, हम तो देर से आते हैं, तो देर से आते हो तो आपको एक काम और करना होगा, आप किसी भी सब्जी को उबालिए, किसी भी सब्जी को उबाल लीजिए, उसको पीस लीजिए, उसमें थोड़ा सा जीरा, थोड़ा सा धनिया। और सात्विक भोजन कैसे बनाते हैं, वीडियो डिस्क्रिप्शन में सात्विक भोजन प्लेलिस्ट हमने पूरी दी है, और उस भोजन के बनाने को तरीके को यदि आप समझेंगे ना मित्रों, तो आपका भोजन विष नहीं बनेगा, आपका भोजन आपके लिए पोषक बनेगा। हमने वो सारे तरीके उस प्लेलिस्ट में बताए हैं। भोजन कैसे बनाया जाए तो हमने बताया, हम खुद वैसे ही भोजन बनाते हैं। हमने कहा ना, हम जो करते हैं वही आपको बताएंगे, उसके अलावा बाहर कुछ नहीं बताएंगे। खुद नहीं कर सकती, आपसे कैसे करवा लूंगी, इसलिए खुद करूंगी तभी बताऊंगी। हाँ, तो भोजन जो है बनाने का स्वादिष्ट भोजन बनता है मित्रों, कैसा भी नहीं होता है, बिना मिर्च का, बिना तीखा, बहुत कम तीखा डालती हूँ मैं। तो मित्रों वो आप भोजन करेंगे ना, तो आप रात का भोजन जो हल्का रखिए, यानी कि सूप पी लीजिए। और रात के भोजन में वैसे दूध लेना होता है, क्योंकि रात्रि भोजन में अंतिम जो होता है ना हमारा दूध होता है। दूध कैसे आपको लेना है, 1 गिलास दूध लेना है। अलग अलग चीज़ें आपको समझनी पड़ेंगी, ध्यान से सुनेंगे समझेंगे तो स्पष्ट हो जाएगा। दूध का पूरा विषय ध्यान से सुनिएगा, वैसे तो पूरा वीडियो ही ध्यान से सुनना है, तभी आप समाधान कर पाएंगे। क्या करना है आपको मित्रों, आपको 1 गिलास यानी कि 300 ml दूध लेना है। मलाई निकला दूध नहीं लेना है, मलाई वाला दूध लेना है, यानी कि मलाई निकाली नहीं होनी चाहिए, मलाई साथ में नहीं चलेगा, पर दूध गर्म किया, मलाई जम गई, उसको साइड पे कर दीजिए और दूध ले लीजिए। ऐसे आपको दूध लेना है, उसमें मलाई डाल के लेना है, ऐसा मैं नहीं कह रही हूँ, पर हाँ फ्रिज में रख के मलाई मत निकालिए, मैं वो कह रही हूँ। उतना आपको समझना पड़ेगा, फ्रिज में रख के ज़्यादा दूध का पूरा ही तत्व निकल जाता है, खाली वो बस बचा हुआ कचरा रह जाता है। तो दूध लेना है आपको। इस दूध को गर्मा गर्म दूध में, यदि आप कफ के रोगी हैं, ध्यान से सुनिएगा, कफ के रोगी हैं, तो इसमें आपको मिलानी है आधी चम्मच हल्दी। और ये हल्दी वाला दूध आप रात को सोने से पहले गुड़ के साथ लेंगे। किसके साथ, गुड़ के साथ। गुड़ आपको उसमें घोल के मिलाना नहीं है, गर्म दूध है, गुड़ मिलाएंगे गुड़ फट जाएगा, दूध फट जाएगा। आपको क्या करना, गुड़ नहीं दूध फट जाएगा। आपको क्या करना, दूध का घूंट भरा गुड़ काटा, दूध का घूंट भरा गुड़ काटा, ऐसे आप दूध पियेंगे तो ये आपको नुकसान नहीं करेगा, और ये आपके पेट को भी साफ करेगा, आपके कफ को दूर करने में भी आपकी सहायता करेगा। वहीं यदि आपको वात की समस्या है तो आपका जो हल्दी है ना उसकी मात्रा थोड़ी कम हो जाएगी, और वहीं आपकी घी की मात्रा इसमें आ जाएगी। बादल गरज रहे हैं, बारिश हो रही है बाहर, तो आपकी घी की मात्रा पड़ जाएगी। तो आप 2 चम्मच जितना घी डाल लीजिए, 2 से 4 चम्मच, यानी कि 10 ग्राम से लेकर 50 ग्राम तक घी इस दूध में डाल सकते हैं। और चुटकी भर हल्दी, यानी कि 2 चुटकी हल्दी ले लीजिए। ये आपके जोड़ों के दर्द में भी सहायता देगा, और आपके पेट को साफ करने में भी आपकी सहायता करेगा, और बहुत अच्छी सहायता करेगा मित्रों। इससे आपका पेट भी साफ होगा और जोड़ों के दर्द में भी आराम मिलेगा। आप खाली 2-3 दिन करके देखिए, आप बोलेंगे वाकई बहुत अच्छा काम करेगा। आप बोलेंगे मोटापा तो नहीं बढ़ जाएगा, यदि हमारे निर्देशों का पालन करेंगे मोटापा
बिल्कुल नहीं बढ़ने वाला, चिंता मत करिए, हम आगे निर्देश आपको देने वाले क्या क्या और करना है। अधूरा वीडियो मत छोड़िएगा वरना आपको समझ में नहीं आएगा, फिर गड़बड़ कर लेंगे। तो आगे क्या करना है मित्रों, जिनका पित्त बढ़ गया है, जिनको पित्त की प्रकृति यानी कि जिनके शरीर में गर्मी बढ़ी है, चर्म रोग बहुत सारे आ गए हैं, तो आपको क्या करना, आपको बॉडी के टॉक्सिन्स इकट्ठे करके निकालने भी हैं। तो आप एक काम करिए, आपको हल्दी नहीं चलेगी क्योंकि हल्दी गर्म होती है, तो आपको इसी दूध में 10 से 50 ग्राम घी आप भी डाल सकते हैं, पर हल्दी बिना का दूध आपको लेना। अब कभी कभी प्रकृति मिश्रित होती है तो आपको ध्यान ये रखना पड़ेगा किसकी प्रधानता ज्यादा, किसका प्रकोप ज्यादा, और नहीं कुछ समझ में आ रहा है तो खाली दूध गुनगुने से थोड़ा गर्म और गुड़ के साथ आप ले लीजिए। पित्त है तो गुड़ मत लीजिएगा, तो आप बूरा डाल के ले सकते हैं, पर कफ है तो आप खाली दूध ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। कुछ नहीं समझ में आ रहा, खाली गुनगुने से थोड़ा गर्म दूध ले लीजिए, वो भी आपको काफी अच्छा काम करेगा। पर हाँ, आपको जो दूध लेना है वो 2 बर्तन लीजिए, उसमें फेंट के लेना है। जो भी दूध आप लें, हल्दी वाला दूध लें, घी वाला दूध लें, 2 ग्लास ले लीजिए, उसमें आपको 1 ग्लास से दूसरे में ऐसे करके पलटिए, ये हमने बताया भी है। तो आप यदि ऐसे दूध लेंगे, ये आपको पेट साफ करने में काफी अच्छी सहायता देगा। रात का ये भोजन आपका फिक्स होना चाहिए, सोने से आधा 1 घंटे पहले आप लेंगे, काम करेगा। हाँ, उसके बाद मित्रों हमने आपको दिनचर्या में आपको क्या भोजन लेना चाहिए बता दिया, और भोजन में आपने क्या होना चाहिए और पानी आपको कितना पीना। आगे हम बढ़ते हैं। दिनचर्या मैंने आपको बताई, दिनचर्या में ये नहीं बताया क्या आपको खाना है, वो आपको पता चलेगा। अगली हमारी प्लेलिस्ट है स्वास्थ्य नियम की, उसमें हमने बताया है कि आपके शरीर में जो ऑक्सीजन की कमी थी ना, नाक से सांस नहीं चल रही थी, हमने बताया था थोड़ी देर पहले, और साथ ही आपको प्रॉब्लम थी कि भाई आपको सीढ़ियाँ चढ़ने में सांस फूल रही है, और साथ ही आपकी पेशाब का रंग पीला, यदि आपने चेक किया है पता चलता है। तो आपको पानी कितना पीना है, कैसे पीना है, कब पीना, क्या सावधानियां रखनी, सारे वीडियो स्वास्थ्य वो आपको स्वास्थ्य नियम से पता चल जाएगा। उसके बाद नाक से जो सांस नहीं चल रहा, हमने कहा था ना 100 सीढ़ियाँ चढ़ने में आपका मुंह खुलता है सांस लेने के लिए, तो अब आपको क्या करना है, नाक में तेल डालना है, कितनी बार डालना है, कैसे डालना है, कब डालना है, ये सारी बातें आपको स्वास्थ्य नियम में ही पता चलेंगी। उसके बाद आपका जो भोजन गड़बड़ है, जो हमने कहा ना खाने पीने की चीज़ें आप जो गड़बड़ करने के कारण में, वो भोजन कैसे, आपको क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, कब खाना चाहिए, क्या सावधानियां रखनी है, कितना खाना चाहिए, ये सारी जानकारी आपको स्वास्थ्य नियम में मिल जाएगी। यानी कि आप यदि स्वास्थ्य नियम का पूरा पालन कर लेते हैं तो मित्रों आपका कब्ज का समाधान जिस दिन से आप पालन करेंगे 2 से 3 दिन में आपको दिखने लगेगा कि हाँ, पानी बढ़ाने के बाद तो मित्रों लोगों ने कहा है, आज पानी बढ़ाया, कल ही कहा है कि दीदी आज तो पेट इतना अच्छे से साफ हुआ, ऐसा लगा जा रहा हूँ सालों से पहली बार मेरा पेट साफ हुआ है। तो मित्रों आप पालन कितना करते हैं इस पर निर्भर करता है। खाली पानी का नियम काम नहीं करेगा, सारे साथ में करेंगे तो पूरा लाभ होगा। हाँ, खाली पानी का करेंगे तो 1 दिन के लिए 2 दिन के लिए लाभ हो जाएगा, बाकी बोला ना फिर वापस पुरानी वाली समस्या आपकी आ जाएगी। तो सभी निर्देशों को ध्यान से सुनिए, पूरा पालन करिए ताकि आपको हमेशा के कब्ज से छुटकारा मिल जाए, और ये लाइफ टाइम आप कर सकते हैं, हमने ऐसे निर्देश दिए हैं। हाँ, उसमें आप खान पान में कभी कभी गड़बड़ करेंगे, महीने में 1 बार, साल में 1 बार, साल में 1 बार ही, साल में तो थोड़ा ज्यादा हो जाएगा, हफ्ते में 1 बार तो चल जाएगा, पर ध्यान वही रखना है कि जब तक डकारें आ रही है दोबारा भोजन ना करें, तो इससे आप बचे रहेंगे आगे कब्ज होने से। अब आगे बढ़ते हैं मित्रों कि आपको और क्या करना है। यदि आपके लंबे समय से कब्ज रही तो शरीर में बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस आ गए, मोटापा वगैरह बढ़ गया है, तो आगे हमने प्राणायाम और व्यायाम के लिंक विस्तार से दिए हैं। मित्रों कई बार आप लोग प्राणायाम करने में गलती करते तो उसमें भी समस्या हो जाती है, तो हमारे प्राणायाम वाले संपूर्ण प्राणायाम प्लेलिस्ट के सभी वीडियोस देखिएगा ताकि आपको पता चले आपको कैसे बैठना है, कैसे सांस लेनी, कैसे आपकी सांस चलनी चाहिए और किस स्थिति में आप कौन सा प्राणायाम कैसे करें। यदि आप सभी निर्देशों को सुनेंगे, समझ के करेंगे ना, तो आपको कब्ज के कारण से कोई भी रोग आ गया, जोड़ों में दर्द आ गया, मोटापा हो गया या शरीर में और भी कोई रोग हो गया, सबसे आपको समाधान मिलने में आपकी पूरी सहायता मिलेगी। और उसके बाद मित्रों आगे हमने व्यायाम की भी प्लेलिस्ट दी है, एक्यूप्रेशर और कलर थेरेपी सब हमने बताया, और साथ ही हमने ये भी बताया कि आपको भोजन कैसे बनाना है। बोला ना हमारी जो रसोई वाली प्लेलिस्ट है सात्विक भोजन, उसमें आपको सारे वीडियो मिलेंगे, तो भोजन बनाने का तरीका भी हम आपको सिखा रहे हैं कि आपको कैसे बनाना, तनाव मुक्ति के लिए तनाव मुक्त कैसे हो वो भी हमने बताया। तो ये सारे निर्देश आप सुनिएगा, पालन करेंगे। मित्रों डिस्क्रिप्शन के वीडियो देखने में 5-6 घंटे का समय लग जाता है, यदि समय देते हैं, पालन करते हैं तो 100% आप अपने रोगों से समाधान कर सकते हैं, ये हम आपको दावे के साथ कह सकते हैं। अब मित्रों आप बोलेंगे कि आप हमें सीधे बता दो, हर बात मैं आपको फोन पे नहीं बता सकती। यदि आप हमसे अपॉइंटमेंट भी लेते हैं, कंसल्टेंसी भी करते हैं ना मित्रों, तो भी आपको वीडियो तो देखना ही होता है, क्योंकि हम मोटिवेशन करने का काम कर सकते हैं, हम आपको कारण बता सकते हैं कि आपका रोग जो आया है, क्योंकि कंसल्टेंसी में उतना समय हम लेते हैं ताकि हम आपको रोग का कारण बता सकें, आपको कहाँ से क्या समस्या है बता सकें। आप करेंगे तो समाधान हो जाएगा।
अब आगे मित्रों आपको हम कुछ घरेलू उपाय और बता दें जो आपको कब्ज के दौरान करने, जब तक कब्ज है तब तक कर लीजिए, उसके बाद आप छोड़ देंगे तो अच्छा काम हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। आप यदि समर्थ हैं, थोड़े अंजीर खरीद सकते हैं तो अंजीर ले लीजिए। अंजीर मुनक्का आपको क्या करना है, रात को भिगा देना है, तो सुबह खाना है, दोपहर में भिगा दीजिए, रात को खाइए। डिपेंड ऑन साइज, 2 अंजीर ले लीजिए, छोटी है तो 3 ले लीजिए और रात को भिगा दीजिए, सुबह खा लीजिए। रात को भिगाना, सुबह खाना, और दोपहर को भिगाना, शाम को खाना। और शाम को खाने के बाद उसके ऊपर हल्दी वाला दूध आप पी सकते हैं, घी वाला दूध आप पी सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। और सुबह आप चबा के ऐसे खा जाइए, खूब चबाना है, बोले ना पानी बन के उतर जाए। स्वास्थ्य नियम में आप देखेंगे, पता चल जाएगा कैसे आपको चबाना होता है। तो आप चबाइए, उसको खाइए, ये आपको बहुत अच्छा कब्ज में आराम देगा। और मित्रों अंजीर जो है ना त्रिदोष शामक है, सूखा अंजीर बिल्कुल मत खाइएगा, गर्मी बढ़ा देगा, ध्यान रखिएगा। यदि आप अंजीर ऐसे खाते हैं आपके त्रिदोष को शमन करेगा। और साथ ही आपको गिलोय घनवटी जो हमने बताई थी, आपको सुबह सुबह 2 गोलियां लेनी है खाली पेट, और शाम को भी 2 गोलियां आप खाली पेट ले सकते हैं। 4 साढ़े 4 बजे के आसपास खा लीजिए, क्योंकि आपको 5 से 7 में भोजन करना है, तो समय आप ले लीजिए। पेट खाली होना चाहिए, भोजन के 3-4 घंटे बाद आप ले सकते हैं, समस्या नहीं आएगी। सुबह शाम 2-2 गोली ले लीजिए, ये आपके इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाएगा और आपके पाचन तंत्र को भी मजबूत बनाएगा। ये संपूर्ण सिस्टम को मजबूत बनाने वाला है गिलोय घनवटी, तो आप ले सकते हैं। उसके बाद मित्रों आपको और क्या करना, एक विशेष प्रयोग हम आपको बताने जा रहे हैं। जिनकी कफ की प्रकृति, जिनको कफ के रोग बहुत ज्यादा है, मोटापा है, कफ है, जिनको पित्त नहीं होता है और कभी कभी का बात होता है, तो वो ये प्रयोग कर सकते हैं। कहीं थोड़ा बहुत जोड़ों में दर्द है और कफ की समस्या ज्यादा है, तो उनको क्या प्रयोग करना है, आपको लेना पानी कितना लेना है, जितना आपके वजन के हिसाब से पानी बना है। ध्यान से सुनिएगा मित्रों, ये आपका पानी जो है ना मोटापा भी घटाएगा, कफ के रोगों में भी समाधान देगा। तो आप इसको लेंगे तो आपका अच्छा काम करेगा। तो आपको क्या करना है, जितना आपके वजन के हिसाब से पानी बनता है, माना कि आपका वजन के हिसाब से पानी 6 लीटर बन रहा है, तो 6 लीटर पानी में आप 1.5 लीटर करीब आप सुबह 10 बजे से पहले पी लेंगे, 9-10 बजे से पहले पी लेंगे, और बाकी आप शाम को 6 बजे के बाद पानी पी लेंगे, 6 या 5 बजे के बाद आप मान लो। और बीच का जो समय बचेगा आपका, यानी कि 8 से हम जो बीच का समय पकड़ रहे हैं, 8 से 4 का समय हम बीच का समय पकड़ रहे हैं, 8 से 4 यानी कि कितने घंटे हो गए, 8 घंटे हो गए। 8 घंटे में आपको बीच का बचा 3 लीटर पानी पीना है। उस 3 लीटर पानी में आपको क्या करना है वो आपको हम बता देते हैं कि आपको इस 3 लीटर पानी में 1 चम्मच सौंफ, 1 चम्मच जीरा, 1 चम्मच धनिया, 1 चम्मच मेथी, ये सारी खड़े दाने लेने हैं। उसके बाद आपको लेना है इतना टुकड़ा सौंठ का ले लीजिए, इतना टुकड़ा सौंठ का ले लीजिए। और उसके बाद आपको इसमें डालनी है एक चीज़ और, जिसे हम वावड़िंग कहते हैं। ये भी आपके पेट को सही करने में आपकी सहायता करेगी, और साथ ही आपके कृमि होंगे तो उसको भी नष्ट करने में आपकी सहायता करेगी। जिनके शरीर मोटे होते हैं ना, वो अक्सर कृमि हो जाते हैं, इसलिए मैंने आपको ये बता दिया। तो ये ले लीजिए, ये 6 चीज़ें आपको मिलानी है। सुन लीजिएगा, वापस वीडियो रिपीट करके मैं आपको दोबारा नहीं बताऊंगी, तो इसको रिपीट कर लीजिएगा, वीडियो को आपको समझ में आ जाएगा। इसको क्या करना है, आपको रात को पानी में डाल के रख देना है, और सुबह पानी आपको उबालना है। सुबह आप ये पानी जब उठेंगे ना, कहा ना सूर्योदय से पहले आपको उठना है, उठेंगे सीधा पानी की गैस चालू कर दीजिए और उसको गर्म होने दीजिए, उबाल आने दीजिए। उबाल आने के बाद ये पानी आपका बाद में आप खुला छोड़ेंगे चलेगा। आपको कफ है ना, तो आप गुनगुने से थोड़ा गर्म पानी पिएंगे तो आपको चलेगा, कोई समस्या नहीं आएगी। और यदि एसिडिटी हो जाए इस पानी से तो आप संभल जाइएगा, आप पानी थोड़ा नॉर्मल करके पीजिए, समस्या नहीं आएगी। आप इसको पी सकते हैं। दिन भर आप इस पानी को पीजिए, कितना 8 घंटे में। आपको सुबह मैंने कहा ना 8 से लेकर कितने बजे तक, शाम को 4 बजे तक ये पानी आपको पीना है, जो हमने ये बताया है। ये पानी आप पिएंगे, ये आप पानी आपको काफ़ी अच्छी सहायता देगा आपके कफ के रोगों में, और साथ ही आपके शरीर के जो आपके कब्ज है उसको ठीक करने में। आप जिनको इसके साथ हमने कहा ना, वात की हल्की फुल्की जिसको समस्या है, वो भी जोड़ों में दर्द है वो भी चल जाएगा। पर जिनको पित्त की समस्या है, और पित्त के साथ ही जिनको जोड़ों में दर्द भी है, क्योंकि वात की जो समस्या है ना, कभी गर्मी बढ़ा लेती है, कभी ठंडक बढ़ जाती है, तो दोनों तरफ हमें इसको चलाना पड़ता है, तो वात दोनों में कॉमन हो जाएगा। और पित्त और हम कफ पे समाधान लेंगे। तो कफ वालों के लिए मैंने बता दिया, जिनको ठंडक ज़्यादा लगती है, कफ जिनको ज़्यादा, तो उनके लिए बता दिया। अब जिनको पित्त बढ़ाने के शरीर में गर्मी है, शरीर में चर्म रोग हो गया है, दाने होते हैं, फोड़े फुंसी होते हैं, शरीर में अंगों में गर्मी महसूस होती है, सर में गर्मी, आंखों में गर्मी है, उनको क्या करना है, उनको जो चीज़ें लेनी मैं आपको बता दूं। आपको भी एक पानी उसी मात्रा में लेना है, कहा ना वजन के हिसाब से जो पानी आपका बन रहा है उसमें आधा पानी आपको ले लेना है, जो आपको 8 से 4 के बीच में लेना है। इस पानी में आपको मिलाना है क्या, सौंफ, जीरा, धनिया 1-1 चम्मच। इसमें आपको मिलानी मुट्ठी भर गुलाब की पंखुड़ियाँ, जी हाँ गुलाब की पंखुड़ियाँ। और उसके बाद इसमें मिलाना आपको खस आप गर्म नहीं करेंगे तो चलेगा, खस आप रात को डाल के खाली उसको निकाल दीजिएगा तो भी चलेगा, और नहीं तो बाद में डालेंगे तो भी चल जाएगा, और नहीं तो खाली खस वाला पानी पिएंगे वो भी आपको काम अच्छा करता है।
आप उसको उबालिए मत, ऐसे पी लीजिए, वो भी दिक्कत नहीं देगा। तो आप इस पानी को आप उबाल लीजिए। इस पानी को रात को वैसे ही आपको भी डाल के रख देना। सुबह गुलाब की पंखुड़ियाँ यदि हरी हैं तो रात को मत डालिए, सुबह डालिए, और यदि सूखी हैं तो रात को आप डाल दीजिए, दोनों आपको अलग अलग रहेगा। तो आप इसको रात को डाल दीजिए। और इसमें आपको क्या करना है, और आप चाहें तो साथ में गुलकंद भी खा सकते हैं। और ये पानी आपको वैसे ही उबालना है जैसे पहले बताया था। और आपको गुनगुना या गर्म पानी नहीं पीना है। आपको क्या करना है, पानी उबाल लिया, उसके बाद उसी बर्तन को ऐसे ही खोल के रख दीजिए ठंडा होने के लिए, और वो खुला उसी बर्तन में ठंडा होने दीजिए। आपको उस पानी को, बर्तन को बदलना नहीं है, आपको थाली में करके ठंडा नहीं करना, वरना बात बढ़ा लेंगे, उससे बात बढ़ जाता है। थाली में ठंडा नहीं करना चाहिए पानी को, वो दूध कर सकते हैं, पानी नहीं कर सकते। तो आपको ध्यान रखना होगा, ऐसे आप बर्तन रख दीजिए, हवा में रखिए, ऐसे रख दीजिए, प्राकृतिक हवा लगेगी तो ज़्यादा अच्छा है। और वो पानी थोड़ा गुनगुना रहेगा, चल जाएगा, पर गर्म नहीं रहना चाहिए, हल्का गुनगुना। यदि एसिडिटी होती है तो हल्का गुनगुना रखें, ज़्यादा नहीं रखें। तो ये आपको पानी सुबह कहा ना 8 से 4 में पीना है। ये पानी आपके पेट को साफ करने में और आपके शरीर में ठंडक देने में आपकी सहायता करेगा। साथ ही आपको गुलकंद का प्रयोग करना है, पहले ही बता दिया। और उसके साथ आप जो सुबह शाम पानी पीते हैं ना, उसमें खस का शरबत मिला सकते हैं। आप जो पानी लेते हैं रात को रख दीजिए, उसमें जैसे आप दिन में जो पानी, जैसे सुबह हमने बोला ना शाम के लिए, दिन भर के लिए पानी आपको सुबह तैयार करना है, वैसे सुबह आप पानी में खस डाल के रख लीजिए, मटके में भर के रख दीजिए। ये पानी, खस वाला पानी आप दिन भर पी सकते हैं, सॉरी सुबह शाम पियेंगे, ये आपको अच्छे से अंदर ठंडक दे देगा। तो ये आपको हमने कुछ घरेलू प्रयोग और बता दिए जो आप नॉर्मल कर सकते हैं, और ये हमेशा कर सकते हैं, इसमें कोई बड़ा विषय नहीं है, आप कर सकते हैं। हाँ, उबालने वाली झंझट थोड़ी ज़्यादा है, खस वाला पानी तो आप कभी भी बना सकते हैं, तुरंत पी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मटके में पानी में डाल दीजिए, कोई समस्या नहीं है, वो अच्छा खासा पानी तैयार हो जाता है, उसकी सुगंध भी बहुत अच्छी आती है। आप पी के देखिए, बड़ा मज़ा आता है खस का पानी पीने में, मैं पीती हूँ इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। तो मित्रों, हमने आपको बहुत लंबा वीडियो दिया है, आप बोलेंगे इतने लंबे वीडियो बना देते हो, क्या करें? पर मित्रों आप बताइए ना, क्या नहीं बताती आपको, सारी चीज़ें बताने वाली बताइए। और डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम, फेसबुक का लिंक मिलेगा, जहाँ हमने ये बहुत सारे कुछ मोटिवेशनल कोर्स वगैरह देते हैं जो जीवन जीने में आपकी सहायता करेंगे। इससे मेरी गति बढ़ जाती है, क्योंकि टाइम कम लूँ और कैसे करूँ। और नंबर भी मिल जाएगा, आप हमसे कंसल्टेंसी भी कर सकते हैं, पर बात इतनी सी है, कंसल्टेंसी करेंगे तो भी आपको निर्देशों का पालन तो पूरा करना पड़ेगा, उसमें कम नहीं होता है। हाँ, तो वीडियो कैसा लगा उसे बताइएगा। धन्यवाद। वंदे मातरम।